हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बारे में। एंड साथ ही हम देखेंगे इसमें कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे एंड क्या इम्पैक्ट पड़ा था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो सबसे पहले अगर हम देखें ना, तो ये बहुत बड़ा इवेंट था, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफ़ी, इसको आप कह सकते हैं, काफ़ी असर पड़ा था, इम्पैक्ट पड़ा था। उसके बाद यूनिपोलैरिटी आ गई थी, जिससे पहले बाईपोलैरिटी थी, फिर यूनिपोलैरिटी आ गई थी। ठीक है, यूएसए का हेजीमनी आ गई थी। एलेक्स दे टुकविल ने बताया, देखो, रिजीम जब अपने रिप्रेस्ड मोड पे होती है ना, तो तब तो कुछ नहीं होता। उसके बाद जब देखो रिफॉर्म करोगे ना, तो आप कह सकते हैं कि ये कोलैप्स कर सकती है। ठीक है, तो वही इसमें एक तरीके से उन्होंने अपनी लाइन कही थी, regime do not collapse when they are more repressive, but they collapse when they try to reform themselves. ओके, तो ये उन्होंने बताया था। इसके बारे में हम आगे और देखने वाले हैं, तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो देखो, सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर देखते हैं। देखो, इकोनॉमिक फैक्टर में सबसे पहले उनकी थी इनपुट इंड्यूस इकोनॉमी। जो था वो अपने मतलब कोई इनोवेशन नहीं था वहाँ पे। ठीक है, जैसे क्रूड ऑयल निकालना, एग्रीकल्चर पे बेस्ड रहना, तो बस सिर्फ इंड्यूस, एक तरीके से आप इंड्यूस ही करते जा रहे थे। अब है ना, उसके बाद कमांड इकोनॉमी थी, स्टेट के हाथ, जो स्टेट था उसके ऊपर थे सब कुछ जो भी था। ठीक है, वहाँ पे कोई प्राइवेटाइजेशन तो था ही नहीं, कैपिटलाइजेशन था नहीं, कहाँ से इनोवेटिव आता। एग्रीकल्चर को एक तरीके से नेग्लेक्ट कर रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज आ रही थी, कैपिटलिज्म इंटेंसिव। उसके बाद इग्नोर कंज्यूमर गुड्स जो फैक्ट्री थी ना, उसको इग्नोर किया गया था, लेबर इंटेंसिव। इससे देखो एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी इफेक्ट हुआ था। उसके बाद लॉ ऑफ डिमोनाइजिंग फैक्टर, ये ऐसा होता है कि जैसे आप कह सकते हो कि यहाँ पे अपन कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी, उसके बाद यहाँ पे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एक टाइम के बाद ना ये ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, बट पीक पे जाके ना उतना स्टेबल हो जाएगा, और शायद हो सकता है कि ये घटे भी, है ना। तो यही चीज़ है, सिर्फ इंड्यूस इंड्यूस करते जाओगे तो वही चीज़ है। अब देखो, अब जैसे यूएसए की बात करें तो यूएसए में बहुत सारी चीज़ें इनोवेटिव भी होती है, हर एक चीज़ तो वहीं से आई है, वो अपने आप को इनोवेशन करते रहते हैं, तो इसलिए वजह से इकोनॉमी का काफ़ी असर पड़ता है। उसके बाद देखो, रोल प्लेड बाई गॉर्बैचो। ठीक है ना, गॉर्बैचो। देखो, सबसे पहले ना अगर हम देखें ना, तो आयरन कर्टेन का उन्होंने एक आप कह सकते हैं आयरन कर्टेन, इसका एक रोल था। तो आयरन कर्टेन में हुआ क्या था, जो पर्दा था ना, जैसे जब आप कह सकते हैं देथोंत हुआ था, तब उसमें यूएसएसआर क्या मालूम नहीं पड़ रहा था चल चल क्या रहा है यूएसएसआर में। उसके बाद जब सब कुछ हटा ना, क्या कहते हैं, बर्लिन वॉल भी फॉल हो गए थे। ठीक है, तब वहाँ के लोगों को मालूम पड़ा कि हाँ, कि हमारे साथ जो हो रहा वो गलत हो रहा। गिलाद नोस्ट के बारे में अगर देखें तो ओपननेस आई। ठीक है, उनको मालूम पड़ा कि हमसे अच्छी तो ज़िंदगी यूएसए वाले जी रहे हैं, है ना। हम लोगों की जो ज़िंदगी है ना, वो काफ़ी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत बहुत बेकार कर दी थी। और पेरिस्ट्रॉ किया। अब इसमें क्या था कि रिस्ट्रक्चरिंग की गई थी। जो लेजिस्लेचर सिस्टम था ना, उसमें कि 1/3, पहले क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी था। ठीक है, वहाँ उसी में से कोई चुना जाएगा, बट 1/3 सीट है ना रिजर्व करी गई थी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, बाकी 2/3 पे कोई भी लड़ सकता था। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी में भी चेंजेस आया। ठीक है, ब्रेजनेव की जो एरा था ना, वहाँ पे जो फॉरेन पॉलिसी, उसमें देखो, उसमें क्या था, जो ईस्टर्न यूरोप का कोई भी आप कह सकते कंट्रीज थी ना, वो वहाँ से मतलब बॉन्ड में थे वो। ठीक है, तब इतना ज़्यादा वो आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा फ्रीली नहीं थी कि वो अपनी कंट्रीज इंडिपेंडेंटली ऑटोनॉमी हो सके। ठीक है, उसके बाद जब इन्होंने चेंज किया, रिफॉर्म आया, तो फिर डिसइंटीग्रेशन तो हुआ ही था, इसी वजह से ये भी हुआ। तो अदर फैक्टर अगर देखें ना, तो फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। ठीक है, उसके बाद डिफीट ऑफ यूएसएसआर इन अफगानिस्तान वॉर, है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर का इंसिडेंस हुआ था, ठीक है ना, चेरनोबिल में। उसके बाद देखो, जो क्रूड ऑयल थे ना, उसके प्राइस भी घटने लगे, क्योंकि देखो जब किसी चीज़ की ना डिमांड होती है ना, प्रोडक्टिविटी हो, डिमांड हो, तभी प्राइसेस बढ़ते हैं। नहीं तो जब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाए और डिमांड कम हो, तो फिर उसके प्राइस भी ना फॉल करने लगते हैं। तो यही चीज़ था। रोल प्लेड बाई यूएसए, यूएसए का क्या प्लेड था रोल, देखो
जब वो कंट्रीज थी ना, कुछ कंट्रीज थी जब जा रही थी, तो बेसिकली ना अब उसमें उनको मालूम तो पड़ ही गया था यूएसए काफ़ी अच्छा है, मतलब इकोनॉमी उसकी सस्टेनेबल है। तो यही चीज़ है ना कि अब काफ़ी देशों को उसके उसकी तरफ फॉरवर्ड होना पड़ गया। ठीक है। और इकोनॉमी फाइनेंशियल हेल्प वगैरह ये सारी चीज़ें करी थी यूएसए ने। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद देखो, अगर देखो ये अगर हम देखें ना डिसइंटीग्रेशन है ना यूएसएसआर का, तो एक तरह से बहुत हिस्टोरिकल मूवमेंट रहा था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। सच टाइप ऑफ इवेंट्स आर प्रोड्यूस फॉर इंटरेक्शंस, okay, in terms of various factors, internal as well as external. If we talk about Alex de Tocqueville, understand with the respect to USSR in the significant in understanding collapse in regime. According to him, regime do not collapse when they are more repressive, but they collapse when try to reform themselves. मतलब एक तरीके से अगर आप देख सकते हैं तो स्टालिन का एरा था, ठीक है ना, ब्रेजनेव का एरा था, तो उन्होंने इतनी छूट नहीं दी थी कि लोगों को है ना सोचने समझने की शक्ति, उनको मालूम पड़े कि बाहर क्या चल रहा है। तो इतना उनको कुछ नहीं मालूम था, पर जब रिफॉर्म हुआ ना तब उनको मालूम पड़ा कि हमारे साथ ये क्या क्या हो रहा है, तब इस वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ। दिस इज द एग्जैक्टली व्हाट इज हैपन इन केस ऑफ यूएसएसआर, and the then president Gorbachev was trying to reform the system, and he himself never intended the collapse of the system. He thought that re-changes and revitalized the system and factor responsible for disintegration of USSR. The USSR politics were guiding economy, and USSR shows the structural weakness of command economy. Command economy is the input induced economy. It is governed by the law of supply and demand. And USSR economy focused on building heavy industries. It neglected consumer goods industries, which can generate mass employment. And USSR neglect agriculture sector and serious decline in the agriculture productions what business in USSR. And what is the role of Gorbachev? Russian political system was looking credibility in eyes of people, and it became corrupt. Gorbachev represent new section of leader and who wanted to change from Stalin's era and started new types of politics in USSR, and he started politics glass notes of पेस्टोइका एंड ग्लासनोइड्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको अभी बताई है मैंने। उसके बाद देखो, ही ऑल्सो चेंज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ब्रेजनेव एरा। ठीक है, तो यही मैंने आपको एक ओवरऑल आपको व्यू दिया था, वही सारी चीज़ें हैं थ्योरेटिकल वे में। ग्लास नोट्स, इट मीन्स openness of the policies was to give freedom to the pupil. Gorbachev thought that the such efforts were bring people closer to his reform efforts, and people will support his initiative improvement the system, and however exactly opposite happening and leading to crisis of legitimacy in the system, है ना। तो ग्लास नोट्स वही, जब उनको मालूम पड़ा हमारे साथ ही क्या हो रहा था, तब जाके रिफॉर्म्स वगैरह ये सारी चीज़ें होने लगा, लेजिटिमेसी का क्राइसिस भी आ गया। ठीक है, एंड पेरेस्ट्रोइका, इट मीन्स पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग, एंड ही मेड रिफॉर्म्स इन लेजिस्लेचर। नाउ ओनली वन थर्ड of the seat were reserved for communist party, and the other seats were to be openly contested, and this brought newly player into the politics and influence of communist party, and he got significantly reduced। ठीक है, मतलब वन थर्ड पार्टी रूल ही आ गया था कम्युनिस्ट का, बाकी टू थर्ड पे कोई भी वहाँ पे आप कह सकते हैं कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, देखो, Gorbachev brought a lot of changes in the Brezhnev era, and foreign policy Brezhnev doctrine provided for strongly control in Eastern Europe states. And however, Gorbachev reversed these policies, and he started greater autonomy to these countries. And this relaxations of Moscow's control over Eastern countries in Europe provided sufficient reason for free themselves from the hold of USSR। तो ये रीज़न था, जैसे उनको वो एक वैलिड रीज़न भी दिए थे उन्होंने। ठीक है, मतलब एक तरीके से दे भी सकते हैं वैलिड रीज़न, क्योंकि देखो जब उसमें फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस आ गया, ओके, और उनको मालूम पड़ गया कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो इंसान फिर ना भागने ही लगेगा ना। तो वही हुआ, यूएसएसआर ऑल्सो प्लेड द बिग रोल इन सपोर्टिंग ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज फॉर फ्री यूएसएसआर फाइनेंशियली
और ना बहुत सारी चीज़ों से अब सपोर्ट तो मिल ही गया था। एंड जो बाल्टिक स्टेट्स है ना, लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, ये 1991 में आए थे। उसके बाद जो प्रोसेस था ना डिसइंटीग्रेशन का, वो स्टार्ट हो गया था। अब अगर हम देखें ना क्या इम्पैक्ट है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के, तो बेसिकली बाइपोलैरिटी एंड हो गई थी, यूनिपोलैरिटी आ गई थी, कोल्ड वॉर भी एंड हो गया था, प्योरिफिकेशन ऑफ नेशनल स्टेट होने लग गया था, एंड कैपिटलिज्म गॉट स्ट्रेंथ। ठीक है, पहले कम्युनिज्म था बट वो अब खत्म ही हो गया, तो फिर कैपिटलिज्म आ गया। उसके बाद लॉस ऑफ प्रैक्टिस फॉर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है, एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी एक तरीके से ख़त्म कर दी गई थी। उसके बाद थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी बिगेन, थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी आ गई थी। अब फर्स्ट वेव डेमोक्रेसी अगर हम देखें ना तो 1648 में आई थी, जब सॉवरेन स्टेट का बात चली थी, जो बाउंड्री बन रही थी। उसके बाद सेकेंड वाली जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था ना, उसके बाद आप कह सकते हो पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है, वेव ऑफ डिकोनलाइज, मतलब जब कॉलोनीज थी ना वो डिकोनलाइज हो रही थी। उसके बाद यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। उसके बाद जब हम देख सकते हैं, देखो फोर्थ वेव हम देखें 2011 में अरब स्प्रिंग हुआ था, ठीक है, तंजानिया से आप कह सकते हैं जो वायलेंस उठा था ना, वही चीज़। अब इसमें एक और नाम उठ के आता है, नेम। नेम मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट। अब जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो नेम का रिलेवेंस क्या है, ओके, तो ये चीज़ें भी उठी थी, क्वेश्चन उठा इसके ऊपर। तो ये भी सारी चीज़ें आप कह सकते हैं इम्पैक्ट पड़ा था। तो जैसा आपने देखा डिसइंटीग्रेशन में कि ये सारी चीज़ें हुई थी एंड इसका फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे और इम्पैक्ट भी था। तो होप आपको वीडियो में आपको जो टॉपिक समझ में आया होगा, एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।